ये कहानी सिर्फ एक संत की नहीं है, ये कहानी उस भरोसे की है जिसने लाखों लोगों को पहले जोड़ा और फिर उसी भरोसे ने कुछ जिंदगियों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये कहानी आसाराम की है। वो आसाराम जिन्हें देश का कभी सबसे बड़ा संत माना गया, जिनके नाम का असर सत्ता और समाज पर दशकों तक स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ा। जिन पर करोड़ों लोग आंखें मूंद कर विश्वास करते थे, जिनकी सभाओं में लोग दुख, बीमारी और डर से राहत लेने जाते थे, जिन्हें उनके करोड़ों भक्तों ने ईश्वर का अवतार माना, उनकी तस्वीर को मंदिर में भगवान के बगल रखा, जिनके चरणों में बड़े बड़े राजनेता, बड़े उद्योगपति, प्रशासनिक अधिकारी और प्रभावशाली लोग बैठे दिखाई पड़े। लेकिन आसाराम की कहानी के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो भी जहां जिस व्यक्ति को लोग आशीर्वाद के लिए छूते थे, उसी पर नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के गंभीर आरोप लगे। अदालतों में लंबी जांच, पीड़िताओं के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और सुनवाई के बाद उन्हें दोषी माना गया। ये वो आसाराम भी थे जिनसे कानून ने जब सख्त सवाल पूछे तो बलात्कार के आरोपों से बचने के लिए कभी बीमारी का सहारा तो कभी खुद को नपुंसक बताने की कोशिश की। ऐसा इसलिए ताकि बलात्कार के आरोपों से बच सके। लेकिन पहले जांच और फिर मेडिकल परीक्षणों में ये दावे टिक नहीं पाए। ये कहानी तब और भयावह हो गई जब सामने आया कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई। गवाहों को आसाराम की तरफ से धमकाया गया। एक अहम गवाह की संदिग्ध हत्या ने दिखा दिया कि सच बोलने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। जिन आश्रमों को सेवा, साधना, संस्कार का केंद्र बताया जा रहा था, वही आश्रम अदालत में अपराध के स्थल बनकर सामने आ रहे थे। यहीं आसाराम की दोहरी छवि पूरी तरह उजागर हो जाती है। एक तरफ वो व्यक्ति जिस पर लोग अपने बच्चों का भविष्य, शादी, बीमारी, कारोबार तक सब कुछ उस पर छोड़ रहे थे, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति जिसे अदालत ने बच्चों के भविष्य को कुचलने का दोषी माना। हालांकि इस कहानी का एक पहलू यह भी है कि आज भी उनके कई समर्थक हैं जो इन अपराधों के कोर्ट में सिद्ध होने के बाद भी इसे साजिश कहते हैं, क्योंकि उनके लिए सवाल कानून या तथ्यों का नहीं, उस आस्था का है जिस पर उन्होंने अपना पूरा जीवन टिका दिया। और इसीलिए आसाराम की कहानी जो है वो सिर्फ अपराध और सजा की नहीं रह जाती, वो उस खतरनाक टकराव की बन जाती है जहां एक तरफ सच और फैसले खड़े हैं और दूसरी तरफ अंधी आस्था, और बीच में खड़ा है वो इंसान जो ये तय नहीं कर पा रहा कि जब सच और विश्वास ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो टूटे क्या, भरोसा या भ्रम। और यही असमंजस आसाराम की जिंदगी का है। ये कहानी आसाराम की है। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि क्राइम बुक को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता मजबूत हो सके। इस कहानी को स्पष्ट करते हुए बता दें कि यह कहानी न हम आलोचक के तौर पर सुना रहे हैं, न भक्त के तौर पर। यह कहानी सिर्फ हम फैक्ट के बेस पर सुना रहे हैं और आपको आसाराम का सच बता रहे हैं, वो सच जो उनकी पैदाइश से लेकर आज जमानत तक का सच है। आसाराम के टकराव को समझने के लिए जरूरी है आपको आसाराम कैसे बने वो समझना, और इसे समझने के लिए आपको वहां चलना पड़ेगा जब आसाराम आसाराम नहीं थे, उनका नाम आसुमल था। आसुमल, जिसका जन्म 17 अप्रैल साल 1941 के आसपास का माना जाता है। यह वो समय था जब भारत आजाद नहीं था और सिंध क्षेत्र जो आज पाकिस्तान में है, वहां से आसुमल की पहचान बताई जाती है। यह वो इलाका था जहां सदियों से हिंदू समुदाय की जड़ें थी, व्यापार थी, संस्कृति थी और सामाजिक जीवन की एक पूरी दुनिया। लेकिन फिर साल आया 1947, बंटवारे का साल, वो साल जिसने लाखों लोगों से उनका घर, जमीन, पहचान छीन ली। उस उथल पुथल में बहुत से परिवारों की तरह आसुमल का परिवार भी विस्थापित हो गया। शरणार्थी बनकर भारत आया, बिना पूंजी, बिना ठिकाने, और आखिरकार गुजरात के अहमदाबाद में आकर बस गया। शरणार्थी जीवन का मतलब सिर्फ गरीबी नहीं होता है, वो एक स्थायी असुरक्षा भी होती है। भविष्य हर सुबह एक सवाल बनकर खड़ा होता है। घर जो है उसका अर्थ अस्थायी हो जाता है, पहचान धुंधली पड़ जाती है, सम्मान एक दूर की चीज दिखती है। आसुमल के पिता लकड़ी और कोयले का छोटा मोटा काम करते थे।
दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में तंगी थी और ये माहौल वैसा था जहां पर अभाव सामान्य था और उम्मीद हमेशा टाली जाती थी। इसी के चलते आसाराम, जो उस वक्त आंसूमल थे, उनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई। चौथी कक्षा के बाद आंसूमल किताब से बाहर हो गए। किताबों से रिश्ता टूटा, सड़क उसकी पाठशाला बन गई। यहीं उसने जीवन का एक कड़वा सच सीखा कि दुनिया अक्सर दया से नहीं, कमजोरी से चलती है। जो दूसरों की जरूरत, उसका डर और उनकी उम्मीदों को समझ ले, वही हालात पर पकड़ बनाता है। यह समझ किताबों से नहीं, हालात से आती है और यही समझ आगे चलकर बहुत काम आती है। किशोर अवस्था में आंसूमल को गलत संगत मिली। बताया जाता है कि उस दौर में गुजरात में शराबबंदी थी और शराब की तस्करी एक खुला रहस्य। कहा जाता है कि आंसूमल भी कभी इस गलत रास्ते की तरफ चला गया था। इसी दौर को लेकर अलग अलग बातें मिलती हैं, अलग अलग किस्से आते हैं, कुछ दावे आते हैं, कुछ इंकार। लेकिन यह सच है कि उस समय का समाज असमानता और गरीबी ऐसे रास्ते कई युवाओं के सामने खोलते थे, ऐसे रास्ते जिन पर चलने वाला व्यक्ति लोगों से बात करना, भरोसा बनाना और मौके पहचानना सीख जाता है। लेकिन यह खतरनाक लेकिन असरदार प्रशिक्षण होता है। इसी बीच आंसूमल का संपर्क कुछ धार्मिक लोगों से हुआ। स्थानीय संतों, साधुओं और प्रवचनों की दुनिया से उसने पहली बार सीखा कि शब्दों के जरिए कैसे भीड़ बनाई जाती है, कैसे पाप, पुण्य, नरक, मोक्ष, पिछले जन्म और कर्म जैसे विचार आदमी के भीतर डर और उम्मीद का एक नया संसार खड़ा करते हैं। उसे यह भी समझ में आया कि डर बहुत सस्ता हथियार है और उम्मीद बहुत मजबूत पकड़। यह भी कि धार्मिक भाषा में कही गई बात अक्सर सवालों को चुप करा देती है, क्योंकि जब बात ईश्वर की हो तो तर्क कमजोर पड़ने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आंसूमल ने भगवा वस्त्र अपनाए, नाम बदला और पहचान बनी आसाराम। यह सिर्फ नाम बदलना नहीं था, यह सामाजिक रीसेट था, एक नई पहचान जिसमें पिछली गरीबी, पिछली गलतियां और पुराने ठप्पे सब कुछ पीछे छूट जाते हैं और सामने आता है त्याग, तप, साधना और करिश्मे का सुरक्षित चेहरा। समाज ऐसे चेहरों पर सवाल कम पूछता है क्योंकि यहां संदेह को भी पाप समझा जाता है। साल 1972 के आसपास अहमदाबाद के पास मोटेरा में पहला आश्रम स्थापित होने की बात सामने आई। शुरुआत छोटी थी, कुछ कमरे, कुछ अनुयायी, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी। आसाराम की सबसे बड़ी ताकत उसकी वाणी थी। वे लोगों के ऊपर बोलते नहीं थे, वे लोगों के भीतर बोलते थे। वो कहते थे कि दुख कर्मों का फल है, बीमारी पिछले जन्म का हिसाब और समाधान गुरु की शरण में आकर पूरा होता है। इन बातों में लोगों को राहत मिलती थी क्योंकि जिम्मेदारी खत्म हो जाती थी। असफलता उनकी नहीं रहती थी, दोष कर्मों का हो जाता था और समाधान उनके हाथ से निकलकर गुरु के हाथ में चले जाते थे। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आराम था जो व्यक्ति को खुद से सवाल पूछने से बचा लेता था और धीरे धीरे वो व्यक्ति निर्भर हो जाता था। समय के साथ प्रवचन फैलते गए, कैसेट, सीडी, पुस्तकें, यात्राएं छोटे शहर, कस्बों, गांवों तक पहुंच गए। आश्रम बढ़े, बाल संस्कार केंद्र खुले, गुरुकुल और बोर्डिंग स्कूल शुरू हो गए। कुछ सेवा और संस्कार के नाम पर माता पिता अपने बच्चों को भरोसे से यहां भेज रहे थे कि बच्चा धर्म की गोद में है, बुरी संगत से दूर है, अनुशासन में है और यही भरोसा सबसे मजबूत नींव बन गया। लेकिन जहां व्यवस्था बनती है वहां शक्ति भी बनती है, जहां शक्ति बनती है वहां सवालों का रास्ता धीरे धीरे बंद हो जाता है। यही वो मोड़ था जहां एक व्यक्ति से शुरू हुई यात्रा धीरे धीरे एक संस्था में बदलने लगी और संस्था के साथ आता है अनुशासन, नियंत्रण और चुप्पी। यहीं से कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है, जहां आस्था के साथ सत्ता जुड़ती है, जहां आश्रम सिर्फ साधना का स्थान नहीं रहता बल्कि प्रभाव का केंद्र बनता है और जहां सवाल पूछना भक्ति के खिलाफ समझा जाने लगता है। मोटेरा के छोटे से आश्रम से शुरू हुई यात्रा बढ़ गई थी। आसाराम कोई स्थानीय साधु नहीं थे, उनकी पहचान एक ऐसे गुरु की बन गई थी जो भीड़ खींच सकता था, लोगों को जोड़ सकता था और सबसे अहम एक स्थायी ढांचा बना सकता था। यही वो बिंदु था जहां आस्था के साथ सत्ता की दिलचस्पी शुरू होती है, क्योंकि जहां भीड़ होती है वहां प्रभाव होता है और जहां प्रभाव होता है राजनीति अपने आप रास्ता बना लेती है। शुरुआत में मंच पर स्थानीय नेता दिखाई दिए, नगर पालिका के पदाधिकारी, कुछ अफसर, कुछ व्यापारी, फिर धीरे धीरे विधायक, फिर मंत्री स्तर के लोग, कुछ खुले तौर पर, कुछ बिना ज्यादा प्रचार किए। लेकिन उनकी मौजूदगी अपने आप में एक संदेश थी। अगर ताकतवर लोग इस बाबा के साथ दिख रहे हैं तो फिर ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। यही संदेश आम भक्तों तक पहुंचता है और यही संदेश आस्था को वैधता में बदल देता है। इसी वैधता ने आसाराम को एक सामाजिक सुरक्षा कवच दिया। आयोजनों की अनुमति सहज होने लगी, पुलिस प्रशासन सहयोगी दिखने लगा,
कार्यक्रमों की सुरक्षा, यात्राओं की सुविधा और आश्रम विस्तार में कम रुकावट। जैसे जैसे ये कवच मजबूत होता गया, वैसे वैसे उनके आश्रमों का विस्तार भी योजनाबद्ध तरीके से होने लगा। गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में केंद्र खुलते चले गए। हर नया आश्रम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, वो एक नया प्रभाव क्षेत्र था। हर आश्रम अपने आप में एक छोटी दुनिया बन गया। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, अनुशासन, सेवा, सत्संग और सबसे ऊपर गुरु की आज्ञा। इस ढांचे में एक स्पष्ट श्रेणी बनी। सबसे ऊपर गुरु, फिर भरोसेमंद सेवक, फिर प्रबंधन और सबसे नीचे साधारण भक्त, विद्यार्थी, आश्रमवासी। आदेश ऊपर से नीचे आते थे, सवाल नीचे से ऊपर नहीं जा रहे थे, और जो सवाल करता उसे अनुशासनहीनता माना जाता। यह अनुशासन सिर्फ प्रशासनिक नहीं था, इसे नैतिक और आध्यात्मिक रूप दिया गया। यहां नियम तोड़ना सिर्फ नियम तोड़ना नहीं था, वो पाप बन जाता था। गुरु की आज्ञा के खिलाफ जाना ईश्वर की इच्छा के खिलाफ माना जा रहा था, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि यहां डर सजा का नहीं होता, डर आध्यात्मिक पतन का होता है। इस व्यवस्था का सबसे संवेदनशील हिस्सा बने गुरुकुल और बोर्डिंग स्कूल। यहाँ बच्चे रहते थे, पढ़ते थे और धीरे धीरे बाहरी दुनिया से कटते चले जा रहे थे। संपर्क सीमित था, मुलाकातें तय थी, पत्राचार नियंत्रित था। माता पिता को भरोसा दिलाया गया कि ये सब बच्चों के अनुशासन और उनके भविष्य के लिए जरूरी है। उन्हें बताया जाता कि यहाँ संस्कार है, सुरक्षित है, बुरी संगत से दूरी है। लेकिन भीतर एक और प्रशिक्षण चल रहा था। बच्चों को बार बार समझाया जा रहा था कि बाहर की दुनिया माया है, माता पिता भी सब कुछ नहीं समझते, गुरु ही अंतिम सत्य है। ऐसे माहौल में सवाल करना धीरे धीरे गलत माना जाने लगा, और चुप रहना भक्ति का हिस्सा। ये शिक्षा नहीं थी, ये चुप्पी का प्रशिक्षण थी। समय के साथ इस चमकदार तस्वीर में कुछ दरारें भी दिखी, कुछ घटनाएं आई, कुछ असहज सवाल आए, जिन पर कुछ फुसफुसाहटें हुई। हालांकि कभी खुलकर बात नहीं हुई, लेकिन जो भीतर भीतर जमा हो रहा था, क्योंकि व्यवस्था पूरी इतनी मजबूत थी कि एक आवाज भीड़ में दब रही थी। डर हमेशा था। 2008 में अहमदाबाद के मोटेरा क्षेत्र के पास 2 नाबालिग बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। रिपोर्टिंग में जादू टोना, तंत्र मंत्र जैसे संकेतों की चर्चा की गई। जांच और आयोग जैसी प्रक्रियाएं सामने आई। ये पहली बार था जब शक सार्वजनिक हुआ, लेकिन मामला लंबे समय तक किसी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंचा, और धीरे धीरे जनता के बड़े हिस्से के लिए खबर एक घटना बनकर छूट गई। इसके बाद दूसरे राज्यों से भी समय समय पर खबरें आती रही। गुरुकुल से जुड़ी घटनाएं, बच्चों की मौतें, प्रशासनिक जांच। हर बार सवाल उठे, लेकिन हर बार वही घटनाएं, क्योंकि सामने कोई व्यक्ति नहीं था, एक व्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्था में बोलने की कीमत भारी होती है। सामाजिक बहिष्कार, बदनामी और कभी कभी हिंसा भी। मीडिया ने भी अलग अलग समय पर कुछ संकेत दिए, कुछ रिपोर्ट, कुछ रिकॉर्डिंग, कुछ आरोप। लेकिन जब तक कोई पीड़ित खुलकर शिकायत सामने ना लाए, कानून सीमित रहता है, और समाज भी सुना है को अफवाह मानकर आगे बढ़ जाता है। समर्थकों का पक्ष हमेशा से यहां मौजूद था कि मीडिया सनसनी फैला रही है, जांच एजेंसियां दबाव में काम करती हैं, और हर बार जब कोई मामला उठता है तो उसे साजिश के तहत बड़ा किया जाता है। समर्थक कहते रहे कि अगर सच में कुछ गलत होता तो इतने सालों तक ये छिपता थोड़ी ना, और ये तर्क इस व्यवस्था को मजबूत बना रहा था। लेकिन इतिहास भी दिखाता है कि शक्तिशाली व्यवस्थाएं लंबे समय तक नहीं टूटती, क्योंकि उनके खिलाफ बोलने वालों की सुरक्षा कमजोर होती है। और जब बोलने की कीमत बहुत भारी होती है तो चुप्पी फैलती है, और चुप्पी सबसे बड़ा कवच बन जाती है। 2010 से लेकर 2013 तक बाहर से बहुत कुछ सामान्य दिख रहा था, मंच, भीड़, प्रवचन, यात्राएं, लेकिन भीतर एक दबाव लगातार बढ़ रहा था। छोटे छोटे संकेत जो बताते थे कि चमकदार तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। यही वह समय था जब कहानी ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां अब सब कुछ सिर्फ विश्वास पर नहीं छोड़ा जा रहा था। फिर आया साल 2013, वो साल जिसने इस पूरी कहानी को निर्णायक दिशा दी। पहली बार मामला सिर्फ अफवाह या मीडिया रिपोर्टिंग तक नहीं रहा। पहली बार एक लिखित शिकायत सामने आई, एक एफआईआर दर्ज हुई, और एक पीड़िता की बात सीधे कानून के सामने पहुंची। यहीं पर आस्था और सत्ता से बनी व्यवस्था पहली बार अदालत की चौखट तक पहुंची, और यहीं से कहानी के सबसे कठिन अध्याय की शुरुआत हुई। साल 2013 में आरोप यह था कि 15 अगस्त 2013 को जोधपुर में कुटिया के भीतर एक किशोरी के साथ यौन शोषण हुआ था। कई रिपोर्ट में उसकी उम्र 16 वर्ष के आसपास बताई गई, यानी वो नाबालिग थी, और इसलिए मामला पॉक्सो कानून के दायरे में आ गया। 15 अगस्त का दिन जब देश आजादी का जश्न मनाता है, बाहर तिरंगा लहराता है, और भीतर एक बच्ची की दुनिया टूटी थी। यही विरोधाभास इस घटना को और भयावह बनाता है।
लेकिन ऐसे मामलों में सच तुरंत सामने नहीं आता। पहले भीतर संघर्ष होता है। बच्ची खुद ये समझने की कोशिश करती है कि जो हुआ वो गलत था या किसी धार्मिक प्रक्रिया के नाम पर उसे भ्रम में रखा गया। माता पिता इस विचार से कांप जाते हैं कि जिस व्यक्ति को उन्होंने वर्षों तक पूज्य रखा वही अपराध कर सकता है। यही वजह है कि शिकायत में कुछ दिन की देरी हुई। यह देरी अपराध छिपाने की नहीं, टूटते भरोसे की देरी थी। आखिरकार परिवार दिल्ली पहुंचा, 0 एफआईआर दर्ज करवाई गई। 0 एफआईआर का मतलब होता है अपराध चाहे किसी भी राज्य में हुआ हो, शिकायत कहीं भी दर्ज करवाई जा सकती है। बाद में उसे अधिकार क्षेत्र वाले राज्य में भेज दिया जाता है। इसके बाद मामला राजस्थान पुलिस को ट्रांसफर हुआ और यहीं से सिस्टम के पहिए पूरी तरह घूमने लगे। क्योंकि आरोपी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसके लाखों समर्थक थे। उसकी एक अपील पर भीड़ सड़कों पर उतर सकती थी। पुलिस और जांच एजेंसियों को हर कदम पर सावधानी बरतनी थी। घटनास्थल की जांच, पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, समय रेखा, कॉल रिकॉर्ड, हर तथ्य को साक्ष्य के साथ जोड़ना था, क्योंकि अदालत भावना से नहीं सबूतों से चलती है। मामला सामने आते ही समर्थकों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। इसे साजिश कहा गया कि एक संत को बदनाम किया जा रहा, राजनीतिक ताकतें असहज हैं, लड़की को उकसाया गया है, मीडिया पर पक्षपात के आरोप लगे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच था कि मामला अभी तक रिपोर्टिंग नहीं हो रहा था। यह लिखित शिकायत थी। एक पीड़िता का बयान और कानून के सामने से अनदेखा करना संभव नहीं था। गिरफ्तारी का सवाल पहले उठा, पहले सहयोग की बातें हुई, फिर टालमटोल हुई और आखिरकार अगस्त 2013 के आखिरी दिनों में आसाराम को इंदौर स्थित आश्रम से हिरासत में लेकर जोधपुर लाया गया। यह वो दृश्य था जिसने देश को चौंका दिया था। जिस व्यक्ति के सामने ताकतवर लोग झुकते थे, वही व्यक्ति अब पुलिस की गाड़ी में था। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, एक पूरी छवि का सार्वजनिक टूटना था। गिरफ्तारी के बाद चुनौती बढ़ गई। यह सिर्फ आरोपी को हिरासत में लेने की बात नहीं थी, यह जांच को सुरक्षित रखने की बात थी। समर्थकों की भीड़, संभावित हिंसा और लगातार दबाव, इसलिए कई फैसले सीमित जानकारी के साथ लिए गए। हर कदम नापा तौला गया। जोधपुर पहुंचते ही मेडिकल परीक्षण हुआ, कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई। बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया कि आरोपी उम्र और बीमारी के चलते सक्षम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, आसाराम की तरफ से तर्क आया कि वो नपुंसक हैं। खुद को नपुंसक बताने जैसी दलीलें सामने आई, लेकिन जांच और मेडिकल परीक्षणों में ये दावे टिक नहीं पाए। इसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल सिर्फ तारीखों की श्रृंखला नहीं थी, ये हर बयान की जिरह, हर तथ्य की परीक्षा और हर दलील का आमना सामना करना था। पीड़िता को बार बार अपने बयान पर टिके रहना था। यह आसान नहीं था, खासकर तब जब आरोपी करोड़ों की आस्था का केंद्र हो। बचाव पक्ष के पास मजबूत कानूनी टीम थी। अभियोजन पक्ष को भावनाओं से नहीं, साक्ष्यों से लड़ना था। यही वो जगह थी जहां न्याय की प्रक्रिया लंबी दिखती है, लेकिन यही वह जगह भी है जहां कानून अपनी परीक्षा देता है। इसी दौरान डर का माहौल गरमाने लगा। रिपोर्ट में सामने आया कि केस से जुड़े लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। ये धमकियां अक्सर सीधे नहीं थीं, इशारों में थीं। परिवार का ख्याल रखने की सलाह, भविष्य की चेतावनी। ये डर सिर्फ पीड़िता तक सीमित नहीं रहा, गवाहों तक भी पहुंचा। कुछ गवाह पीछे हटे, कुछ बयान बदलने की कोशिश करते दिखे, कुछ अदालत आने से कतराने लगे। जब आरोपी का सामाजिक नेटवर्क बड़ा हो तो गवाह कई बार खुद को अकेला महसूस करते हैं। फिर कहानी का वो हिस्सा आया जिसने सबको डरा दिया। अमर प्रजापति, एक ऐसा व्यक्ति जिसे इस केस का अहम गवाह माना गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मई 2014 में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी मृत्यु हो गई। यह सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, यह संदेश था कि बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या ये कहें कि ये गवाही के विचार पर ही हमला था। इसके बाद भी अलग अलग रिपोर्ट में गवाहों पर दबाव, धमकी और भय का जिक्र आता रहा। हर घटना अपने आप में अलग दिखती थी, लेकिन जब इन्हें आप एक साथ देखते हैं तो आपको एक पैटर्न जैसा एहसास होता है और यही पैटर्न न्याय की प्रक्रिया को और कठिन बनाता है। पीड़िता और उसका परिवार पहले ही सामाजिक दबाव झेल रहे थे, अब डर और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे मामलों में पीड़िता सिर्फ अदालत में बयान नहीं देती, वो हर दिन अपने फैसले की कीमत चुकाती है। रिश्तों में दूरी, पड़ोस की खामोशी, समाज की फुसफुसाहट, ये न्याय के रास्ते को और लंबा बनाता है। फिर भी ट्रायल चलता रहा, साल गुजरते रहे। बचाव पक्ष हर कानूनी बिंदु पर बहस करता रहा, अभियोजन पक्ष हर सबूत को संभालता रहा। प्रशासन को यह अंदाजा था कि फैसला वाला दिन सामान्य नहीं होगा। देश पहले भी देख चुका था कि बड़े धार्मिक चेहरों पर फैसलों के बाद हिंसा भड़कती है, इसलिए फैसला खुले कोर्ट में नहीं, जेल परिसर के भीतर सुनाने का निर्णय लिया गया। कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए, शहर पर नजर रखी गई ताकि हालात नियंत्रण में रहें। और फिर आया 25 अप्रैल 2018।
वर्षों की सुनवाई, साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहियां, जिरह और कानूनी बहस के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि आसाराम दोषी हैं और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कुछ सह आरोपियों को भी सजा मिली, कुछ को सबूतों के अभाव में राहत मिली। अदालत ने साफ किया कि फैसला भावनाओं पर नहीं, रिकॉर्ड पर रखे तथ्यों पर आधारित है। यही वो क्षण था जब एक बात फिर दोहराई गई कि आस्था कानून से ऊपर नहीं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही पूज्य क्यों ना माना जाए, कानून के सामने अगर वो आरोपी है तो न्याय की प्रक्रिया से गुजरने के लिए वो बाध्य है। लेकिन फैसला आते ही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि फैसला अदालतें देती है, समाज नहीं। समाज का फैसला तो लोगों के मन में चलता है और वही सबसे जटिल हिस्सा है। फैसले के बाद कुछ ने इसे न्याय का क्षण माना, कई ऐसे भी थे जिन्होंने साजिश माना। कईयों के लिए राहत की खबर थी, खासकर उनके लिए जो वर्षों से डरे थे, दबाव में जी रहे थे। और कईयों के लिए झटका था, क्योंकि झटका सिर्फ आसाराम के खिलाफ नहीं था, वो उनके अपने जीवन के फैसलों पर भी सवाल खड़े कर रहा था। इसके बाद वर्षों में अन्य मामलों की रिपोर्टिंग सामने आई। गुजरात में भी दर्ज एक अन्य मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर उम्र कैद की सजा खबर आई। 2023 के आसपास यह फैसला व्यापक रूप से रिपोर्ट हुआ। स्वास्थ्य कारणों में अभी आसाराम को अस्थायी राहत मिली है, वो जमानत पर है, मेडिकल ग्राउंड पर। यह सब भी खबरों का हिस्सा बना, लेकिन इन सब के बीच मूल तथ्य नहीं बदले, और वो ये थे कि अदालत ने आसाराम को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इसीलिए कहानी किसी एक व्यक्ति पर खत्म नहीं होती है, यह समाज के सामने सवाल छोड़ जाती है। क्या हम अपने गुरुओं से सवाल पूछते हैं? क्या हम किसी भी इंसान को सिर्फ उसके चोले, उसके मंच, उसके समर्थकों की भीड़ के आधार पर देखते हैं, जवाबदेही से ऊपर रखते हैं? और क्या जब अगली बार किसी बड़े नाम पर आरोप लगेगा तो हम पहले पीड़िता की बात को सुनेंगे या पहले ही उसे शक की नजर से देखेंगे? कानून का काम आस्था तोड़ना नहीं होता, कानून का काम अपराध की जांच करना होता है। श्रद्धा व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन न्याय सार्वजनिक होता है। कानून फैसला देता है, लेकिन समाज तय करता है कि वो फैसले के साथ खड़ा होगा या भीड़ के साथ। और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। आस्था निजी हो सकती है, लेकिन अपराध कभी निजी नहीं होता। और कानून के सामने कोई भी व्यक्ति चाहे कितना बड़ा भी क्यों ना हो, वो जवाबदेह होता है। ये कहानी आसाराम की थी। आसाराम की कहानी को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाते जाते कोई और किस्सा कहानी सुनना हो, उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और क्राइम बुक से जुड़िएगा, ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो, और प्रगाढ़ हो, और ऐसी और कहानी हम आप तक ला सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।